आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव्स। एग्जाम में इसका वेटेज है 5 मार्क्स। डेरिवेटिव्स पर वैसे तो एनआईएसएम ने अपनी एक सीरीज निकाल रखी है, सीरीज 8, लेकिन पीएमएस सीरीज में इसका एक ओवरव्यू है जो मिलाकर आपका बनाता है चैप्टर 5। डेरिवेटिव होते क्या है? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइंग से डिराइव करता है। अपनी वैल्यू किसी दूसरे असेट से डिराइव करता है, इसकी वैल्यू किसी दूसरे असेट पर डिपेंड करती है। जैसे मान लो एक शादी का लिफाफा है, आप शादी में लिफाफा देने जा रहे हो, तो वो लिफाफा तो क्या है, 5-10 रुपए में आ जाता है। लेकिन आप उसमें कितनी मनी डाल रहे हो, 500 का नोट डाल रहे हो, 1000 का नोट डाल रहे हो, 2000 का डाल रहे हो, उस हिसाब से उस लिफाफे की कीमत अलग अलग हो जाती है। तो जितनी मनी आपने उसमें डाली है, उससे उस लिफाफे की कीमत डिराइव हो रही है। तो इसको आप एज ए एनालॉजी समझ सकते हो। एक्चुअल में डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जैसे गोल्ड का डेरिवेटिव हो गया। नॉर्मली आपको गोल्ड खरीदना हो तो क्या करोगे? आप गोल्ड स्मिथ के पास जाओगे, उसे पैसे दोगे और बाय कर लोगे। लेकिन अगर आपको फिजिकली गोल्ड एक्सचेंज ना करके केवल नोशनल एक्सचेंज करना हो कि गोल्ड का फ्यूचर में प्राइस आपको लगता है कि कुछ हो सकता है, जैसे आज की डेट में मान लो 75,000 है, आपको फ्यूचर में लगता है कि ये 80,000 हो सकता है, तो आप आज उसे बाय करके रख लो। लेकिन एक्चुअल में गोल्ड बाय ना करके गोल्ड का डेरिवेटिव बाय कर लो, जिसमें आपके पास एक फाइनेंशियल असेट काइंड ऑफ आ गई। फिर अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आपका प्राइस गिरता है तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से इंडियन मार्केट में बहुत सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, डायमंड का, इन्हें हम बुलियन भी कहते हैं। फिर मेटल्स हो गए आपके एल्यूमिनियम, कॉपर और बाकी मेटल्स, उनका भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। फिर एनर्जी में आपका क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, इन सब का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। फिर जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे वीट हो गया, कॉटन हो गया, शुगर हो गया और बाकी जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हो गए, उनका भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। फिर आपके शेयर, जैसे रिलायंस का शेयर, टीसीएस का शेयर, इनके फ्यूचर्स और ऑप्शन आपने सुने होंगे। इक्विटी मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन में काम करते होगे आप। तो फ्यूचर और ऑप्शन क्या होते हैं? ये एक तरह के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ही है। इसी तरह से बॉन्ड्स का भी डेरिवेटिव होता है और फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के भी डेरिवेटिव्स होते हैं। इनको मिला के हम कह देते हैं फाइनेंशियल असेट्स। अगर हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात करें तो 4 टाइप के होते हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो आपने फ्यूचर्स और ऑप्शन, इनको तो सुना ही होगा। इसके अलावा 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, फॉरवर्ड्स और स्वैप। हम इन चारों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फॉरवर्ड को समझने के लिए अगेन हम हमारे गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। आज गोल्ड का प्राइस मान लो 75,000 है पर 10 ग्राम्स है। आपको गोल्ड बाय करना है। अगर आप आज ही बाय करोगे तो आप क्या करोगे? गोल्ड स्मिथ के पास जाओगे, उसे 75,000 दोगे और 10 ग्राम सोना अपने घर ले आओगे। तो ये 75,000 को क्या कहते हैं? स्पोर्ट प्राइस। कि गोल्ड का स्पोर्ट प्राइस आज के दिन का प्राइस कितना है? 75,000। पर मान लो आपको गोल्ड आज नहीं खरीदना, आपको गोल्ड 6 मंथ्स बाद खरीदना है। आपके घर में कोई शादी आ रही है या कुछ रीजन है जिसकी वजह से आप आज ना खरीद के गोल्ड को 6 मंथ बाद परचेज करना चाहते हो। लेकिन आपको पता है कि गोल्ड के दाम फ्लक्चुएट हो सकते हैं। हो सकता है कि 75,000 की जगह वो 80,000 हो जाए, तो आपको ज्यादा पैसे लगेंगे। आप क्या करते हो? आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हो और उससे एक डील करते हो कि मैं आपसे 6 मंथ्स बाद गोल्ड खरीद लूंगा। तो गोल्ड स्मिथ कहता है कि गोल्ड का प्राइस तो बढ़ेगा, 75,000 में मैं क्यों दूंगा, 6 मंथ बाद 75,000 में क्यों दूंगा, मैं थोड़ा सा ज्यादा लूंगा। तो बोलते हो कि ठीक है, 76,000 में डील कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस तो डाउन भी जा सकता है, अब भी हो सकता है। लेकिन हम आज डील कर लेते हैं कि 6 मंथ बाद मैं आपसे 76,000 में गोल्ड खरीद लूंगा। तो ये 76,000 क्या हो गया? फॉरवर्ड प्राइस। फॉरवर्ड प्राइस क्यों? क्योंकि ये 6 मंथ बाद का प्राइस है। आप आज नहीं खरीद रहे, आप 6 मंथ बाद गोल्ड स्मिथ के पास आओगे और 76,000 देकर 10 ग्राम सोना ले जाओगे। तो ये जो आपने गोल्ड स्मिथ के साथ 6 मंथ बाद वाली डील की, इसे ही हम कहते हैं फॉरवर्ड्स। कि अभी आप परचेज ना करके आपने एक डील कर ली कि आप फ्यूचर में उस चीज को परचेज करोगे थोड़े से अलग प्राइस पर, जो आज करंट प्राइस है उससे थोड़ा से ज्यादा प्राइस पर। तो फॉरवर्ड में क्या होता है? दो पार्टी आपस में मिलके डील करती है कि हम किसी पर्टिकुलर असेट को किसी फ्यूचर डेट में किसी पर्टिकुलर प्राइस पर बाय या फिर सेल कर लेंगे, या फिर अगर दो प्रोडक्ट है तो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे कि गोल्ड के बदले सिल्वर ले लेंगे। इस तरह से कोई भी डील की जा सकती है। बस क्या है कि वो आज की डेट में ना होकर फ्यूचर की डेट में होगी। अब फॉरवर्ड के मेन फीचर क्या होते हैं? पहले तो दो पार्टी मिलकर आपस में डिसाइड करती हैं और सारी टर्म्स कि किस प्राइस पर हम फ्यूचर में खरीदेंगे, कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे, क्या क्वालिटी रहेगी। जैसे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं तो उनमें क्वालिटी भी मैटर करेगी। ये सारी चीजें हम आज ही फिक्स कर लेंगे, लेकिन उनका ट्रांजेक्शन आज नहीं होगा। हम कुछ टाइम बाद, जैसे 6 मंथ्स बाद या फिर 1 ईयर बाद या फिर 3 मंथ्स बाद, कुछ टाइम आगे की डील करेंगे। और अगर इस टाइम पीरियड में दोनों पार्टी चाहें तो उसको चेंज भी कर सकती है।
कि पहले मान लो 76,000 डिसाइड हुआ था, कल को दोनों पार्टी एग्री करें तो वो 77,000 भी हो सकता है, 74,000 भी हो सकता है। कोई भी टर्म अल्टर की जा सकती है, लेकिन दोनों पार्टियों का एग्री होना जरूरी है। और क्योंकि ये दो पार्टी के बीच में डायरेक्ट हो रही है, तो इसकी मार्केट टाइप कैसी है? ओवर द काउंटर। हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड। एक इस टाइप की हो गई ओवर द काउंटर इनकी मार्केट होती है। इसमें कोई भी सेंट्रल एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता। अब क्योंकि कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है, ओवर द काउंटर है, तो इनमें कुछ रिस्क भी आते हैं। रिस्क किस टाइप के आएंगे? काउंटर पार्टी रिस्क, कि सामने वाली पार्टी ने धोखा दे दिया। जो हमने डील की थी, सामने वाली पार्टी उससे मुकर गई। जैसे अगर हम हमारी गोल्ड डील का ही एग्जांपल है, हमने 76,000 में बोला था कि गोल्ड स्मिथ से खरीद लेंगे। अगर मान लो उस टाइम पर 6 मंथ बाद जब हम गए गोल्ड स्मिथ के पास, उस टाइम पर गोल्ड का प्राइस 80,000 हो जाए, तो 76,000 में बेचने से तो गोल्ड स्मिथ का नुकसान होगा। तो वो क्या कर सकता है? वो मना कर सकता है कि मैं नहीं बेचूंगा, मैं तो 80,000 में बेचूंगा। या फिर मान लो गोल्ड का प्राइस गिरकर 70,000 आ जाए, तो आप क्यों 76,000 में खरीदोगे? आप बोलोगे मैं नहीं खरीदता, मैं मार्केट से 70,000 में खरीद लूंगा। तो क्या हो गया कि दोनों पार्टी ने डील की थी, लेकिन वो ब्रेक कर रही है, तो इसे कहेंगे काउंटर पार्टी रिस्क। फिर सेकंड क्या है? दो पार्टी के बीच में एक टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इसकी लिक्विडिटी भी कम होगी। मान लो आप बीच में इसको किसी और को बेचना चाहते हो, तो कोई क्यों खरीदेगा? वो अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज करना चाहेगा। तो इसलिए इसमें लिक्विडिटी भी कम होती है, कि आपने डील की तो मोस्टली आपको ही उसे क्लोज करना पड़ेगा। अब ये रिस्क आए क्यों? क्योंकि कोई सेंट्रल एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं था, दो पार्टी आपस में मिलके डायरेक्ट ट्रेड कर रही थी। तो इनको सोल्यूशन क्या आया कि बीच में एक एक्सचेंज को ले आते हैं। दो पार्टी हैं, ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते, तो हम डील क्यों करेंगे? हम क्या करेंगे, बीच में एक सेंट्रल अथॉरिटी लेते आएंगे जिसको दोनों जानते होंगे। मैं इससे डील कर लूंगा, आप भी इससे डील कर लोगे, और ये हम दोनों से डील कर लेगी और हमारे ऑर्डर्स को आपस में मैच कर देगी। उससे क्या हो गया कि काउंटर पार्टी रिस्क कम हो गया। जो ये सेंट्रल एक्सचेंज बीच में इन्वॉल्व है, इसको ट्रेड्स को सेटल करना पड़ेगा, और ये एक नॉन अथॉरिटी है जो कि डिफॉल्ट बहुत ही कम करती है, तो इससे काउंटर पार्टी रिस्क कम हो गया। फिर सेकंड क्या हुआ कि ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टैंडर्डाइज कर देती है, कि मैंने कुछ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बना दिए, अब जिसको भी बाय सेल करना है मेरे से बाय सेल कर सकते हो। क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, तो बाकी लोग भी इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो इससे लिक्विडिटी रिस्क भी कम हो सकता है। तो फॉरवर्ड की जो लिमिटेशन थी उसको सोल्व करने के लिए क्या आया कि बीच में कोई सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिर किसी सेंट्रल एक्सचेंज को इन्वॉल्व कर लो। तो यही चीज कि बीच में एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज सेंट्रल एक्सचेंज इन्वॉल्व हो, फॉरवर्ड क्या बन जाते हैं? फ्यूचर्स बन जाते हैं, और ये स्टैंडर्डाइज होते हैं। जैसे फॉरवर्ड में तो क्या था कि दो पार्टी मिल रही है, आपस में कुछ भी टर्म्स को डिसाइड कर रही है। लेकिन इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज है, सेंट्रल एक्सचेंज है, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएगा। अगर लोगों को उसे खरीदना है, तो वही कॉन्ट्रैक्ट उसे खरीदने पड़ेंगे। उसने कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया, कि जैसे गोल्ड में आप मान लो केवल 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम इन्हीं में ही ट्रेड कर सकते हो। ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कि 13 ग्राम में ट्रेड कर लिया, 17 में कर लिया। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही आप ट्रेड कर सकते हो। तो सारी टर्म्स जो है वो सेंट्रल एक्सचेंज डिसाइड कर देगा। बस क्या डिसाइड नहीं करेगा? प्राइस, कि किस प्राइस पर आप इसे खरीदोगे और बेचोगे। वो किससे डिसाइड होगा? डिमांड और सप्लाई से, कि बायर किस में खरीदना चाहता है, सेलर किस में बेचना चाहता है। जब भी सेम हो जाएगा, जब भी ये मैच हो जाएंगे, तो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सेंट्रल एक्सचेंज बाकी सारी चीजें डिसाइड करेगा, पर प्राइस डिसाइड नहीं करेगा। प्राइस किससे डिसाइड होगा? डिमांड और सप्लाई से। बायर किस पर खरीदना चाहता है, सेलर किस पर बेचना चाहता है। और फ्यूचर्स में क्या होता है? सारी टर्म्स एक्सचेंज डिसाइड करता है, बस प्राइस डिसाइड नहीं करता। और इसमें अल्टर भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सेंट्रल एक्सचेंज बना रहा है। तो इसे दो पार्टी अल्टर भी नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों पार्टी क्या है, आपस में डील ही नहीं कर रही, ये सेंट्रल एक्सचेंज के थ्रू डील कर रही है। अब क्योंकि सेंट्रल एक्सचेंज है, तो इनकी मार्केट किस तरह की हो गई? एक्सचेंज ट्रेडेड। पहले क्या थी? ओवर द काउंटर। अब क्या हो गई? एक्सचेंज ट्रेडेड। और जो हमारा काउंटर पार्टी रिस्क था, उसके लिए सेंट्रल एक्सचेंज क्या करता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, हमने सेकंड चैप्टर में देखी थी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, उसको अपॉइंट कर लेता है, जो गारंटी करती है कि बायर का भी और सेलर का भी दोनों ही डील क्रैक हो, दोनों ही डील क्लियर हो। और अपने रिस्क को कम करने के लिए क्या करता है? दोनों ही साइड से मार्जिन ले लेता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑप्शन। अब जो हमारे फ्यूचर थे, उसमें तो क्या था? बायर और सेलर, इन दोनों ने जो भी अपना परचेज या फिर सेल किया, उसको कंप्लीट करना जरूरी ही होता था। जैसे मान लो बायर ने परचेज किया कि मैं 6 मंथ बाद गोल्ड को 80K में खरीद लूंगा, लेकिन गोल्ड का प्राइस मान लो 70K आ गया, तो इसे तो नुकसान होगा। इसे अब 80K में खरीदना पड़ेगा, जबकि मार्केट में रेट कितना है? 70K है, तो मार्केट से उठाना ज्यादा इजी होता और सस्ता पड़ता। तो ऑप्शन इसी चीज को टैकल करने के लिए है, कि बायर को राइट दे दो,
बायर कुछ पैसा दे देगा इनिशियली, मान लो कि 1000 रुपीज दे दिए कि मैं राइट ले रहा हूँ, कि मेरा मन करेगा 6 मंथ बाद तो मैं 80K में खरीद लूंगा, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। इसके बदले में मैं आपको एक प्रीमियम दे रहा हूँ, मैं 1000 रुपीज एडवांस दे रहा हूँ कि अगर मैंने नहीं खरीदा तो 1000 आप रख लेना, अगर मैं खरीदूं तो 80K में मुझे बेच देना। तो यही चीज ऑप्शन है। ऑप्शन क्या करता है, जो भी बाय कर रहा है उसे राइट देती है, लेकिन उस पर कोई ओब्लिगेशन नहीं है कि उसे 80K में खरीदना ही खरीदना है। उसके पास राइट है कि वो चाहे तो 80K में खरीद ले या फिर ना खरीदे, और उसके बदले में उसे क्या देना पड़ेगा, कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा, कि कुछ पैसा उसे राइट लेना है कि उसकी मर्जी है, तो उसके बदले में उसे प्रीमियम देना पड़ेगा। तो बायर को क्या मिल जाता है, राइट मिल जाता है, और ओब्लिगेशन नहीं रहती, उसकी मर्जी है कि वो करे या ना करे, और उसके बदले में वो क्या दे देता है, कुछ प्रीमियम दे देता है सेलर को। और जो सेलर है उसके पास ओब्लिगेशन है कि अगर बायर ने अपने राइट को एक्सरसाइज किया, बायर बोला कि मुझे खरीदना ही खरीदना है 80K में, फिर चाहे प्राइस 90K हो जाए चाहे 100K हो जाए कुछ भी हो जाए, सेलर को बेचना ही पड़ेगा। अगर बायर ने अपने राइट को एक्सरसाइज किया तो सेलर को बेचना ही बेचना पड़ेगा। क्योंकि सेलर को बेचना ही पड़ेगा तो इसीलिए सेलर ये प्रीमियम बायर से ले लेता है स्टार्टिंग में। तो बायर क्या करता है, ऑप्शन को खरीद लेता है सेलर से कुछ प्रीमियम देकर। अब हमारे ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। जैसे अभी हमने गोल्ड का एग्जांपल देखा, हम क्या बोले थे कि हम 80K में खरीद लेंगे, लेकिन मान लो मेरे पास पहले से गोल्ड पड़ा होता जिसको मैं 6 मंथ बाद बेचना चाहता हूँ, तो मैं ये राइट भी तो खरीद सकता था कि मैं 80K में बेच दूंगा। अभी तक हम केवल खरीदने के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, अब मैं ये बोलूं कि मैं 80K में इसको बेच दूंगा, मैं इसका राइट चाहता हूं कि मैं 80K में इसको बेच सकूं, तो उसको हम कह देते हैं पुट ऑप्शन। बाय करने का राइट आप ले रहे हो तो उसको कहेंगे कॉल ऑप्शन, अगर बेचने का राइट ले रहे हो तो उसे कहेंगे पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन क्या देता है, बायर को राइट देता है कि जो भी प्राइस या जो चीज डिसाइड हुई है उस पर वो बाय कर सके। और पुट ऑप्शन क्या देता है, कि बायर को राइट देता है कि वो अंडरलाइंग असेट को सेल कर सके अगर उसकी मर्जी है तो। दोनों ही केस में बायर के पास राइट है, सेलर के पास ओब्लिगेशन है कि अगर बायर ने अपने राइट को एक्सरसाइज किया तो सेलर को वो फुलफिल करना ही करना पड़ेगा। सेलर को हम क्या कहते हैं, राइटर भी कहते हैं, और बायर को हम होल्डर भी कहते हैं। ऑब्वियसली अगर मेरी मर्जी है कि मेरे पास ये राइट है कि मैं खरीदना चाहूँ या ना खरीदना चाहूँ, तो मैं अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कब करूंगा, जब सिचुएशन मेरे फेवर में होगी, यानी कि मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। जैसे मान लो गोल्ड का प्राइस 85 हो गया, तो ही मुझे 80K में खरीदना बेनिफिशियल है। अगर मान लो प्राइस ही 75 या फिर 70K रह गया, तो मैं 80K में क्यों खरीदूंगा। ऑप्शन बायर अपने राइट को कब एक्सरसाइज करेगा, जब सिचुएशन उसके फेवर में होगी। सिमिलरली अगर मैंने बेचने का राइट दिया है कि 80K में बेच दूंगा, तो मेरे लिए बेनिफिशियल कब होगा, जब एक्चुअल मार्केट प्राइस 75 या फिर 70 होगा, कम होगा, तभी मैं ज्यादा में बेचूंगा तो मुझे फायदा है। अगर प्राइस ही 85 हो गया तो मैं 80K में क्यों बेचूंगा, मैं मार्केट में जाकर 85 में बेच दूंगा। तो इसीलिए जब आप कॉल राइट बाय करते हो तो क्या है कि प्राइस बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो आपका बेनिफिट है। अगर आप पुट बाय करते हो यानी कि बेचने का राइट लेते हो तो प्राइस गिरता है, तो आपका बेनिफिट होता है। ऑप्शंस को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। दो पर्सन है, मोहन और सोहन। मोहन ने क्या किया, सोहन से कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, किस पर, निफ्टी इंडेक्स पर, कि मैं 3 मंथ्स के बाद निफ्टी को 25,000 में खरीद लूंगा। मोहन ने सोहन को बोला कि मैं तुमसे राइट बाय करता हूं कि मैं 3 मंथ्स के बाद 25,000 में निफ्टी का इंडेक्स खरीद लूंगा, इसके बदले में मैं तुम्हें 100 रुपीज एज ए प्रीमियम देता हूँ। अब 3 मंथ्स बाद मान लो सिचुएशन ऐसी है कि निफ्टी का प्राइस 25,200 हो गया, निफ्टी का प्राइस बढ़ गया, तो हमारे पास क्या राइट था कि 25,000 में हम इसे खरीद लेंगे। तो क्योंकि हमारे सिचुएशन फेवर में है, प्राइस बढ़ गया है, तो हम अपने राइट को एक्सरसाइज करेंगे। हम बोलेंगे सोहन को कि तुम मुझे 25,000 में इसे बेच दो। तो ओवरऑल हमें बेनिफिट कितना हो जाएगा, 25,200 की चीज हमें 25,000 में मिल गई, 200 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन 100 हमने सोहन को एज ए प्रीमियम भी दिया था, तो वो हमारे प्रॉफिट में से घट जाएगा, ये प्रीमियम हमें वापस नहीं मिलता है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपीज का। सेम सिचुएशन देखो सोहन के लिए क्या हुई, सोहन ने 100 रुपये एज ए प्रीमियम तो अर्न किया, लेकिन 200 का लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि उसने 25,200 की चीज 25,000 में बेच दी, तो 200 का लॉस हुआ। तो नेट लॉस सोहन का कितना हुआ, ₹100। जितना इसका गेन होगा, जितना मोहन का गेन होगा उतना ही सोहन का लॉस होगा। जीरो सम रहता है हमेशा, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस। अगर सिमिलरली मान लो निफ्टी का प्राइस 24,800 हो जाता, तो हम क्या करते, हम 25,000 में क्यों खरीदते, हम मार्केट से 24,800 में खरीद लेते।
तो हम अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इस केस में हमारा लॉस कितना हुआ, हमने 100 रुपीज का प्रीमियम दिया था, तो हमारा लॉस हुआ 100 रुपीज का। और सेम सोहन का गेन कितना हुआ, उसे 100 रुपीज एज प्रीमियम मिले थे, तो वही उसका प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन और फ्यूचर जो भी है उनमें क्या होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो आज की डेट में एंटर होता है, लेकिन कंप्लीट कब होगा, किसी फ्यूचर डेट पर, जैसे हमारे केस में 3 मंथ्स के बाद। लास्ट जो हमारा टाइप ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट है वो क्या है, स्वैप्स। इसमें क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट के बदले दूसरे प्रोडक्ट को स्वैप कर लेते हो। जैसे मान लो आपने कंपनी से लोन लिया है, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, लेकिन कंपनी के साथ जो आपकी डील हुई उसमें आपको क्या करना है, फ्लोटिंग रेट पर, कि जो भी उस टाइम पर मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रही होगी उस पर आप इंटरेस्ट रेट पे करोगे। लेकिन इसमें आपको क्या डर है कि मान लो अभी 8% चल रही है, फ्यूचर में 9% हो जाए, 10% हो जाए, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हो कि मैं फ्लोटिंग ना लेकर कुछ फिक्स, भले ही वो फिक्स 9 हो या 10 हो, मैं एक फिक्स इंटरेस्ट पे करूं। लेकिन आपकी डील तो किसमें हुई है, कंपनी से, फ्लोटिंग में हुई है। तो आप क्या करोगे, आप मार्केट में जाओगे और कोई ऐसा पर्सन ढूंढोगे जो कि आपसे एक ट्रेड कर ले, कि आप उसे फिक्स रेट दो, बदले में वो आपको फ्लोटिंग रेट दे दे। कि आप मान लो उसे 9% फिक्स दो, वो बदले में जो भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, 8, 9, 10, 11, 12, जो भी चल रहा होगा वो आपको दे देगा। तो इससे क्या हुआ, आपने कंपनी से कुछ प्रोडक्ट लिया, बदले में आपको फ्लोटिंग देना था, लेकिन आप फ्लोटिंग नहीं देना चाहते थे, तो आप क्या किए, आप किसी थर्ड पर्सन के पास गए, आपने उसे डील करी कि मैं तुम्हें फिक्स दे दूंगा, तुम मुझे फ्लोटिंग दे देना। तो ये जो फ्लोटिंग देगा, ये आप कंपनी को फ्लोटिंग के फॉर्म में वापस कर दोगे। और आपकी तरफ से क्या हुआ, आप केवल इसे फिक्स्ड दे रहे हो। और जनरली में ऐसे काफी डीलर एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्वैप डीलर। तो स्वैप्स में भी क्या हो रहा है, दो पार्टी के बीच में डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि हम कैश फ्लोज को एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को मैं तुम्हें फिक्स दूंगा, तुम मुझे फ्लोटिंग दे देना। और जनरली ये किसमें कॉमन होते हैं, इंटरेस्ट रेट मार्केट में और करेंसी मार्केट में। करेंसी मार्केट में कैसे, कि मैं तुम्हें यूएसडी दूंगा, तुम मुझे आईएनआर दे देना, या फिर मैं तुम्हें आईएनआर दूंगा, तुम मुझे यूएसडी दे देना, इस तरह से। तो ये जो हमने डिस्कस किया ये क्या था, इंटरेस्ट रेट स्वैप। इसी तरह से अगर करेंसी को स्वैप करने का होता कि यूएसडी के बदले आईएनआर, तो क्या हो जाता, करेंसी स्वैप्स। और इसमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे मान लो 1 लाख पर आपको इंटरेस्ट देना है, तो ये कभी भी इनके बीच में एक्सचेंज नहीं होगा। ये कभी भी 1 लाख को आपस में एक्सचेंज नहीं करेंगे। केवल उस पर जो ब्याज बन रहा है, जैसे कि 9% बन रहा है, ये आपको 9,000, और बदले में जो भी फ्लोटिंग रेट है, मान लो 10% है या 8% है, अकॉर्डिंगली 8,000 या फिर 10,000 ये आपको दे देगा। ये कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट जो 1 लाख है वो कभी भी आपस में एक्सचेंज नहीं करेंगे। इसको क्या कहते हैं, नोशनल अमाउंट। अब डेरिवेटिव्स मार्केट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि दो टाइप की होती है, ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड। ओवर द काउंटर में क्या है कि दो पार्टी डायरेक्टली नेगोशिएट करती है और इसमें काउंटर पार्टी और लिक्विडिटी रिस्क रहता है। एक्सचेंज ट्रेडिंग में क्या है, एक सेंट्रल एक्सचेंज आ गया, जिससे कि आपका क्रेडिट रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क ये दोनों ही कम हो जाते हैं। और एक्सचेंज अपना क्रेडिट रिस्क किससे मैनेज करता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की हेल्प से। और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है कि जो दोनों के लिए काउंटर पार्टी की तरह एक्ट करती है, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। और ये अपना रिस्क कैसे मैनेज करती है, कुछ मार्जिन लेकर, एक अपफ्रंट मार्जिन लेगी और एक मार्क टू मार्केट मार्जिन लगी। अपफ्रंट मार्जिन तो क्या हुआ, मान लो आपने 100 रुपए की चीज खरीदी है, तो इसका 20%, जैसे 20 रुपए आपसे अभी ले लिया। फिर मान लो इसमें आपको लॉस हो रहा है, मान लो ये 90 हो गया, तो 10 रुपीज का और लॉस हुआ, तो आपसे 10 रुपीज और ले लेगी। या फिर मान लो 1 1 10 हो गया, आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो 10 रुपीज आपको वापस दे देगी। इसे कहते हैं मार्क टू मार्केट मार्जिन, कि जो आपका ट्रेड है उसमें अभी आपको कितना लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, अकॉर्डिंगली आपको वापस देती रहेगी या फिर आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेती रहेगी। फिर नेक्स्ट आता है पर्पज ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का यूज क्या है, सबसे पहला यूज तो क्या है, स्पेक्यूलेशन, कि हम इसके थ्रू प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमें 100 रुपए की चीज खरीदनी है, तो उसके बदले हमें केवल 20% मार्जिन ही देना है, हमें कम ही पैसा देना है। इसे बोलते हैं लीवरेज, कि हम ज्यादा रुपए की चीज कम पैसे देकर ले सकते हैं, इसे बोलते हैं लीवरेज। तो स्पेकुलेशन में क्या होता है कि जैसे नॉर्मल मान लो आपको स्टॉक खरीदना, आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप 100 रुपए देकर उस स्टॉक को खरीदोगे, फिर होल्ड करोगे, अगर बढ़ जाएगा तो आप उसे बेच दोगे। लेकिन अगर आपके पास 100 ही रुपया है, तो अगर आप लीवरेज लोगे तो आप ज्यादा क्वांटिटी उठा सकते हो। तो आप डेरिवेटिव्स की हेल्प से आप डेरिवेटिव खरीद लोगे, इसमें आपके पास ज्यादा क्वांटिटी आ गई, तो आपका ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा लॉस भी होगा, क्योंकि अगर 90 की तरफ जाएगा उतना ही आपका लॉस भी होगा। तो इसमें क्या होता है, डेरिवेटिव का यूज हम प्रॉफिट कमाने के पर्पज से करते हैं। सेकंड होता है हैजिंग, कि मुझे प्रॉफिट का लालच नहीं है, लेकिन मेरा जो करंट मेरे पास कुछ पड़ा है उसमें लॉस ना हो। जैसे मान लो कि मुझे 6 मंथ बाद गोल्ड खरीदना है, पर उसके मैं प्राइस को लेकर डाउटफुल हूँ कि कहीं प्राइस ज्यादा बढ़ गया तो मैं उसे खरीद ना पाऊँ। आज मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन 6 महीने बाद मुझे पास कुछ पैसे आने हैं,
तो मैं आज ही क्यों ना उसका फिक्स कर लूँ ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाए, मेरा फर्दर लॉस ना हो। या फिर मान लो मैंने कुछ चीज़ खरीद रखी है, जैसे मान लो मेरे पास आज गोल्ड पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा हेज करने के लिए, गोल्ड का डेरिवेटिव को बेच दूंगा, ताकि अगर प्राइस बढ़ता है तो मुझे यहाँ से प्रॉफिट होगा, यहाँ से लॉस होगा, अगेन जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो जाएगा। अगर गोल्ड का प्राइस कम होता है तो मुझे यहाँ से लॉस होगा, लेकिन ये बेचा था तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, अगेन ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, जो मेरी वैल्यू थी उतनी ही रही। इस तरह से हेजिंग के लिए डेरिवेटिव्स का यूज कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका आर्बिट्राज। आर्बिट्राज में क्या होता है कि एक मार्केट में कुछ प्राइस चल रहा है, दूसरी मार्केट में कुछ प्राइस चल रहा है। मान लो एक मार्केट में चल रहा है 10 रुपए, दूसरी मार्केट में चल रहा है 20 रुपए, तो आप क्या करोगे, इस 10 रुपए वाली मार्केट से खरीद लोगे उस चीज को और 20 रुपए वाली मार्केट में बेच दोगे। आपने रिस्क फ्री प्रॉफिट कमा लिया कि सेम ही चीज है, दो अलग अलग मार्केट में उनका प्राइस अलग अलग है, तो आपने प्राइस डिफरेंशियल का फायदा उठा लिया। तो डेरिवेटिव में आर्बिट्राज कैसा आएगा कि मान लो जो आपका स्पॉट का प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस है और जो फ्यूचर का प्राइस है, उन दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो आप इसमें इनका फायदा उठा सकते हो। या फिर मान लो आपके अलग अलग एक्सचेंज है, जैसे बीएससी है और एनएससी है, एक पर रेट कुछ चल रहा है, दूसरे पर रेट कुछ चल रहा है, दोनों में गैप है, तो इसका आपने फायदा उठा लिया। फिर नेक्स्ट आता है आपका कमोडिटी डेरिवेटिव्स। जब आपकी अंडरलाइंग असेट कोई कमोडिटी हो, जैसे कि ऑयल, व्हीट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिर ऑयल्स वगैरह हो गए, ऐसा कुछ हो कमोडिटी हो, तो उसको हम बोल देते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव। कंसेप्ट बाकी सारे सेम ही है, इनमें भी फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप सब एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बस अंडरलाइंग असेट अगर कमोडिटी है तो उन्हें बोल देते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव और इनकी अलग मार्केट है। जैसे हमारे स्टॉक्स के एक्सचेंज क्या होते हैं, बीएससी और एनएससी होते हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव अलग एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं। तो इंडिया में जनरली ये 5 नेशनल एक्सचेंजेस है। कौन कौन से हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एमसीएक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड एनसीडीईएक्स, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड आईसीईएक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनमें भी ट्रेड होता है। इसके अलावा 3 और एक्सचेंजेस है। ये एक बार आप ऊपर से देख सकते हो, क्योंकि जनरली इस पर कई बार एक एमसीक्यू आ जाता है, आपको 4 एक्सचेंज दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा इनमें से कमोडिटी का एक्सचेंज नहीं है। इसके अलावा आपकी एक टर्म आती है एक्सोटिक ऑप्शन। व्हेन ए डेरिवेटिव हैज अनदर डेरिवेटिव एज अंडरलाइंग, उसको हम कहते हैं एक्सोटिक ऑप्शन। नॉर्मली डेरिवेटिव में क्या होता है कि आपकी कोई असेट होती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर हमारे पास रिलायंस का शेयर है, टीसीएस का शेयर है, कोई असेट हमारी अंडरलाइंग में है। लेकिन अगर डेरिवेटिव के अंडरलाइंग में एक दूसरा डेरिवेटिव हो, तो उसे हम कहते हैं एक्सोटिक ऑप्शन। जैसे कमोडिटी जो ऑप्शन होते हैं, इनके अंडरलाइंग में क्या होता है, वो एक्चुअल कमोडिटी नहीं होती, कमोडिटी फ्यूचर होता है, और कमोडिटी फ्यूचर के अंडरलाइंग में क्या होता है, एक्चुअल कमोडिटी। तो कमोडिटी ऑप्शन, ऑप्शन के अंडरलाइंग क्या है, फ्यूचर, और फ्यूचर के अंडरलाइंग क्या है, एक्चुअल असेट। तो ऑप्शन हमारा डेरिवेटिव है, इसके अंडरलाइंग भी क्या है, डेरिवेटिव। कमोडिटी ऑप्शन क्या हो गए, आपके एक्सोटिक ऑप्शंस हो गए। फिर नेक्स्ट आता है आपका करेंसी डेरिवेटिव। इसमें क्या होगा, अंडरलाइंग असेट आपकी क्या होगी, एक्सचेंज रेट, जैसे यूएसडी आईएनआर। आप यूएसडी आईएनआर इनकी एक्सचेंज रेट पर फ्यूचर या फिर ऑप्शन में काम कर रहे हो। तो जैसे हमारी कमोडिटी थी, वैसे अंडरलाइंग असेट में क्या है, आपका एक्सचेंज रेट, जैसे यूएसडी आईएनआर। मान लो आज की डेट में 84 चल रहा है, तो आप इस पर डेरिवेटिव ले सकते हो कि 85 में 6 मंथ बाद 85 में मैं ले लूंगा, या 6 मंथ बाद 83 में ले लूंगा। तो ये क्या हो गया, आपके करेंसी डेरिवेटिव हो गए। और इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन कौन से करेंसी डेरिवेटिव अवेलेबल है, हमारे यूएसडी आईएनआर, डॉलर, यूरो आईएनआर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आईएनआर, और जापान आईएनआर जेपीवाई। सिमिलरली हमारे क्या क्या है, यूएसडी, यूरो, जीबीपी और जेपीवाई है। तो ये यूएसडी के साथ भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, इन्हें हम क्या कह देते हैं, क्रॉस करेंसी। इन पर भी जनरली आपका एमसीक्यू इसी तरह से बनता है कि कौन सा करेंसी डेरिवेटिव इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आपको कुछ ऑप्शन दे देंगे, जैसे बोल दिया चाइना युआन आईएनआर, तो ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता। तो जस्ट एक बार ऊपर से आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, फिर ऑप्शन देखकर अपने आप ही समझ आ जाएगा कि ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता। लास्ट में आपका आता है ओपन इंटरेस्ट। जब भी आप कोई एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, जैसे आपने कोई बाय किया और किसी ने सेल किया, बायर और सेलर का होना जरूरी है। जब आपस में मिलकर ये एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपका क्या हो गया, एक ओपन इंटरेस्ट, एक ट्रेड हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रह जाएंगे डे के एंड पर जो कि सेटल नहीं हुए, तो वो आपका हो जाएगा ओपन इंटरेस्ट। जैसे बायर और सेलर के बीच में एक ट्रेड हो गया, फिर इस ट्रेड को क्लोज करने के लिए क्या करना होता है, एक्चुअल में चीजों को एक्सचेंज ना करके इसका रिवर्स ट्रेड, कि बायर ने बाय किया है
तो ये सेल कर देगा और सेलर बाय कर लेगा। जब ऐसे होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा आपस में, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो बायर और सेलर को मिल जाएगा। तो उस टाइम पर आपका ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम एंटर करेंगे बायर और सेलर, तो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो आपका ओपन इंटरेस्ट एक से बढ़ जाएगा। इसी तरह से आपका बायर टू आया और सेलर टू आया, इन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज किया तो ओपन इंटरेस्ट एक और से बढ़ जाएगा, ओपन इंटरेस्ट टू हो जाएगा। फिर बायर थ्री आया, सेलर थ्री आया, इन्होंने एक और किया तो ओपन इंटरेस्ट आपका थ्री हो जाएगा। फिर मान लो कि इन्हीं ने अपना ट्रेड को रिवर्स कर लिया, इसने सेल कर दिया, इसने बाय कर दिया, तो एक आपका कम हो जाएगा, ओपन इंटरेस्ट आपका टू रह जाएगा। ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है एंटर हुए लेकिन वो क्लोज नहीं हुए डे के एंड पर, तो वो आपका ओपन इंटरेस्ट हो गया। तो इंक्रीज कब होता है? जब एक न्यू बायर और एक सेलर आता है तो इंक्रीज होता है। और डिक्रीज कब होता है? जब एग्जिस्टिंग बायर और सेलर अपने ट्रेड को क्लोज करते हैं तो डिक्रीज होता है। तो ये ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है। ट्रेडिंग वॉल्यूम में तो क्या हुआ कि जितने भी आपके बाय सेल हो रहे हैं वो आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गई। लेकिन ये तो क्या बता रहा है कि अभी मेरे आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं। नए बायर नए सेलर आ रहे हैं यानी कि नया मार्केट आ रहा है। जब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है यानी कि न्यू मनी मेरी मार्केट में आ रही है। और डिक्रीज हो रहा है यानी कि आपस में कैंसिल हो रहा है, वापस स्टॉक होल्डर के पास पैसा जा रहा है यानी मार्केट से पैसा बाहर आ रहा है। और क्योंकि हम पीएमएस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हेजिंग के लिए भी और पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए भी थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। इसके साथ हमारे चैप्टर 5 के कॉन्सेप्ट पूरे होते हैं। अब टाइम आ गया है एमसीक्यू क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है, इन ए निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट द अंडरलाइंग इज डैश द टॉप ट्रेड स्टॉक्स ऑफ द निफ्टी 50 इंडेक्स, द एवरेज प्राइस ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द निफ्टी 50 इंडेक्स, द वैल्यू ऑफ द निफ्टी 50 इंडेक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जो निफ्टी 50 का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें अंडरलाइन क्या होगा? निफ्टी 50 की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द निफ्टी 50 इंडेक्स, ऑप्शन सी। द काउंटर पार्टी रिस्क इन ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज मिटिगेटेड प्राइमरली थ्रू डैश कोलेटरलाइजेशन बाय वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, सेटलमेंट ऑन ग्रॉस बेसिस बिटवीन टू पार्टीज, द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, द लिमिट्स ऑन पोजीशन एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू काउंटर पार्टी रिस्क को मिटिगेट किया जाता है, ऑप्शन सी, द फंक्शन ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। द सेटलमेंट प्राइस फॉर determining डेली मार्क टू मार्केट मार्जिन फॉर ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज डैश द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, द एवरेज ऑफ द हाई लो एंड क्लोजिंग प्राइसेस, द वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग, द एवरेज ऑफ द लास्ट 60 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग। तो जो सेटलमेंट प्राइस है डेली मार्क टू मार्जिन के लिए कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है लास्ट 30 मिनट की वेटेड एवरेज लेकर, द वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग, ऑप्शन सी। द एक्ट ऑफ मेकिंग ए साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ द सेम असेट इन डिफरेंट मार्केट्स इज नोन एज हैजिंग, आर्बिट्राज, कॉल पुट ऑप्शन ट्रेडिंग, लीवरेज स्पेक्यूलेशन। तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्बिट्राज। कि एक मार्केट में अगर प्राइस कम पर है वहां से खरीद लो, दूसरी मार्केट में जाकर बेच दो जहां पर प्राइस ज्यादा है, तो इसे हम कहते हैं आर्बिट्राज। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज कैन एग्जिस्ट बिटवीन डैश स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस, टू फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर एंड ऑप्शन प्राइसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ए कॉल ऑप्शन इज सेड टू बी आउट ऑफ मनी व्हेन द मार्केट इज डैश हायर देन स्ट्राइक प्राइस, इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस, लोअर देन स्ट्राइक प्राइस, इक्वल टू ओटीसी प्राइस। आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या है कि आपको काइंड ऑफ लॉस हो रहा है। जैसे मान लो आपने इस पॉइंट पर कॉल ऑप्शन खरीदा, आपने 3500 पर कॉल ऑप्शन खरीदा, तो इसके बाद का जो भी प्राइस होगा 3600, 3700, इस पर तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। इस चीज को बोल देते हैं इन द मनी। अगर 3500 है इसको बोल देते हैं एट द मनी। अगर इससे कम है तो आपको लॉस होगा क्योंकि आपने 3500 में खरीदा और मार्केट प्राइस अगर उससे कम है तो आपको लॉस हो रहा है। तो इस चीज को बोल देते हैं आउट ऑफ द मनी। 3400, 3300, कुछ भी 3500 से कम है तो उसे बोल देते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी यानी आपको लॉस हो रहा है, इन द मनी यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है, एट द मनी यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो आपको लॉस कब हो रहा है? जब ये आपका स्ट्राइक प्राइस है जिस पर आपने परचेज किया है, तो वो क्या हो गया? आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो मार्केट प्राइस जब भी इससे लो होगा तब आपको लॉस हो रहा है, तभी वो आउट ऑफ द मनी होगा, ऑप्शन सी, लोअर देन स्ट्राइक प्राइस। सेम केस अगर पुट का होता, अगर आपने 3500 का पुट बेचा होता तो यानी कि आपने 3500 में बेचा है, तो आपको अगर कम होता तो उसमें प्रॉफिट होता कि अभी कम चल रहा है मैंने ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये वाली सिचुएशन इन द मनी आ जाती। ये तो एट द मनी ही है,
और आउट ऑफ द मनी क्या होती है, अगर 3600 मार्केट प्राइस चल रहा है, 3700, 3500 से ज्यादा चल रहा है, पुट के केस में यही चीज क्या हो जाती है, हायर देन स्ट्राइक प्राइस, उस केस में आउट ऑफ द मनी होता। तो इसको कैसे देखना है, इन द मनी मेरा प्रॉफिट, एट द मनी नो प्रॉफिट नो लॉस, आउट ऑफ द मनी लॉस। आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट is a number of derivative contracts that are not settled by the end of a particular day. Open interest is the interest quoted shown by traders on a public screen. Open interest is the number of successful trades during a particular day. Open interest is the number of derivative contracts which are booked by traders. तो open interest हमारा क्या था, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी सेटल नहीं हुए हैं। ऑप्शन ए, ओपन इंटरेस्ट इज द नंबर ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर नॉट सेटल्ड बाय द एंड ऑफ द पर्टिकुलर डे। Portfolio managers can invest in derivative contracts for transactions including dash as a tool to leverage the portfolio and beat the index. The purpose of hedging and portfolio rebalancing, taking speculative positions as a part of the scheme objective to increase alpha. तो हमने देखा था कि वो hedging के लिए और portfolio rebalancing के लिए invest कर सकते हैं। ऑप्शन बी, the purpose of hedging and portfolio rebalancing. The risk of default on obligation arising out of trading is controlled by the exchange by blocking high value trades, restrictive type of investors, imposing margins, imposing circuit filters. तो एक्सचेंज क्या करता है, जब भी आप किसी डेरिवेटिव ट्रेड में एंटर करते हो, आपसे मार्जिन ले लेता है, एक फ्रंट मार्जिन और फिर मार्क टू मार्केट मार्जिन, कि आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो इससे आपका क्या होता है कि आपको जो भी लॉस हो रहा है उसका पैसा पहले ही रख लिया, तो आप डिफॉल्ट कर ही नहीं पाओगे। तो कैसे मैनेज करता है, मार्जिन को इम्पोज करके। ऑप्शन सी, इम्पोजिंग मार्जिन। Which of these contracts have an inherent risk of default as the parties to the transaction may fail to pay the agreed amount or deliver the commodity on maturity of the contract? इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा रहता है? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो हमने देखा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, दो पार्टी के बीच में होता है। अगर किसी के अगेंस्ट में चीज मूव कर रही है तो वो डिफॉल्ट कर सकती है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ये रिस्क ज्यादा है। Dash as a factor is recognized by RBI Act 1934 to derive the value of a derivative, interest rate, inflation rate, index of industrial production, GDP growth rate। तो ये माना जाता है कि डेरिवेटिव की वैल्यू को इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ती है या घटती है तो उसी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव की वैल्यू भी चेंज होती है। ऑप्शन ए, इंटरेस्ट रेट। द करेंसी पेयर ऑफ डैश डज नॉट हैव फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। जेपीवाई आईएनआर, यूएसडी आईएनआर, चाइनीज युआन आईएनआर और यूरो आईएनआर। तो चाइनीज युआन आईएनआर ये एग्जिस्ट नहीं करता। ऑप्शन सी, डैश ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिसाइडेड ऑन द डेट ऑफ एंट्री इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी कौन सी चीज है जिस दिन हम एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में उस दिन वो डिसाइड नहीं होती? द मेंटेनेंस मार्जिन, द डिस्काउंटिंग रेट, द क्वालिटी ऑफ असेट टू बी एक्सचेंज, द क्वांटिटी ऑफ असेट टू बी एक्सचेंज। तो फ्यूचर्स में कोई डिस्काउंटिंग रेट तो होती ही नहीं, जब वो चीज होती ही नहीं तो वो डिसाइड कैसे करेंगे? तो ऑप्शन बी, का डिस्काउंटिंग रेट। बाकी मार्जिन भी डिसाइड होता है, क्या क्वालिटी और क्या क्वांटिटी ये भी डिसाइड होते हैं। ए ट्रेड दैट इज स्क्वेयर्ड ऑफ ड्यूरिंग द डे is not guaranteed by the exchange, is cancelled by the exchange, is not considered in calculating trading volumes, does not require delivery of shares। इनको हम क्या कहते हैं, इंट्राडे भी कहते हैं, कि आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, सेम डे पर स्क्वेयर ऑफ कर दिया। तो उसमें क्या है, डिलीवरी नहीं होती, कि आपको शेयर्स दूसरी पार्टी को देने नहीं पड़ते, ना दूसरी को आपको। बस क्या होता है, जो भी आपको प्रॉफिट लॉस हुआ वो आपके अकाउंट में क्रेडिट या फिर डेबिट हो जाता है। तो इसमें डज नॉट रिक्वायर डिलीवरी ऑफ शेयर्स। ऑप्शन डी। मिस्टर एक्स हैज टेकन ए शॉर्ट पोजीशन इन ए पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन का मतलब हुआ कि वो सेलर है, उन्होंने राइट किया है, वो राइटर है या फिर सेलर है। दिस मीन्स दैट शी बिलीव्स दैट डैश। पुट ऑप्शन है, यहाँ पर मान लो 3500 का पुट है, इन्होंने इसको खरीदा नहीं है, इन्होंने इसको सेल कर दिया है। शॉर्ट पोजीशन का होता है सेल करना, लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाय करना, शॉर्ट का मतलब सेल होता है। इन्होंने इसको बेच दिया है, यानी कि सामने वाले को राइट दे दिया है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो हमारा बियरिश व्यू कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन हमने बेचा है यानी कि हमारा क्या हुआ है, बुलिश व्यू, हमारा तेजी का व्यू है कि ज्यादा प्राइस बढ़ेगा। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। दिस मीन्स दैट शी बिलीव्स दैट द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट विल गो बिलो द स्ट्राइक प्राइस।
द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग विल नॉट गो बिलो द स्ट्राइक प्राइस, द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग विल नॉट गो अबव स्ट्राइक प्राइस, द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग विल नॉट गो बिलो करंट मार्केट प्राइस। तो शॉर्ट करने पर हमारा बेनिफिट कब हो रहा है, जब इससे प्राइस ऊपर रहेगा। तो हम क्या ज्यूम करके चल रहे हैं कि 3500 से नीचे नहीं जाएगा। द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग विल नॉट गो बिलो स्ट्राइक प्राइस, की नीचे की तरफ नहीं जाएगा, इसीलिए तो हमने शॉर्ट किया है। अगर हमारा वो नीचे का होता तो हम इसे बाय करते। तो ऑप्शन बी, द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग विल नॉट गो बिलो स्ट्राइक प्राइस। लास्ट में आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। द कंपनसेशन फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन इज डैश, कि आज के दिन हम अपना पैसा स्पेंड ना करके फ्यूचर में कर रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या कंपनसेशन मिलता है। लैक ऑफ इनकम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इमोशनल डिसीजंस, टैक्स एंड चार्जेस। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू गाइस।